स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे। उसमें सामान्य विज्ञान के तहत हम लोग पढ़ रहे थे मानव शरीर के तंत्र। और इसमें आज जो हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं, जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो है ग्रंथियों के ऊपर है, ग्लैंड्स। मुझे लगता है कि बायोलॉजी में इससे अच्छा कोई चैप्टर नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन, ये हर कमीशन का बहुत फेवरेट सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और भूलते बहुत हैं। तो मेरी सलाह है कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, इस वाले वीडियो को या फिर इस चैप्टर को पढ़ करके ज़रूर जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो वीडियो है वो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ग्लैंड्स को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा ताकि छोटे छोटे पार्ट में आप बार बार रिवाइज़ करके इसको देख पाएँ। तो आइए बात करते हैं ग्रंथियों की। तो ग्रंथियाँ जो हैं क्या हैं? तो मानव शरीर का ये भी एक ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड हैं उनका ये श्रावण करते हैं, तो इनसे लिक्विड निकलते रहते हैं। ये क्या होते हैं? तो इसके तहत इसका अध्ययन होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो जो इंडोक्राइनोलॉजी है, अंतःस्रावी विज्ञान, इसके जनक कौन थे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि थॉमस एडिसन थे। इन्होंने अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग जो है पता किया था। ये एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं आपके, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ देख लें वो कौन कौन सी हैं, जो आप फिजिकली देखते भी हो कि जैसे आपकी लार ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है। श्वेत का मतलब पसीना जो आपका निकलता है। तेल ग्रंथि है आपका, जो ऑयली फेस हो जाता है। तो ये कैसी ग्रंथियाँ होती हैं? ये बहिस्रावी होती हैं। इनका जो लिक्विड निकलता है वो आपके बाहर दिखता है, निकलता है ना। और इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें ये नलिका युक्त होती हैं, यानी कि इनका जो श्रावण होता है वो नलिका युक्त ग्रंथियों से होता है। इसके अपोजिट में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं और ये बाहर इनका श्रावण नहीं दिखता है। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं, इनका नाम होता है हार्मोन। तो नलिका विहीन होती हैं, इनके द्वारा स्रावित जो तरल होगा वो हार्मोन कहलाता है। तो जब नलिका नहीं होता तो कैसे इनका वितरण होता है? तो ये ब्लड के जरिए सर्कुलेट होती हैं। अब जैसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, अभी तो यहाँ डिटेल में ही आएगा कि थायराइड है, पीयूष ग्रंथियाँ, ये सब अंतःस्रावी हैं। नाम ही पूरे हैं, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, पीनियल, थाइमस। तो ये सब क्या हैं आपके? ये आपके हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मिक्स्ड ग्लैंड्स में कौन सा आएगा? मिश्रित ग्रंथियों में। तो ये जो होती हैं वाहिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। इनका 2 भाग होता है, तो एक भाग अंतःस्रावी होता है, दूसरा बहिस्रावी होता है, इसीलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अग्नाशय। ये जो हार्मोन शब्द भी आया है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन शब्द, तो हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग किया था स्टार्लिंग ने। हक्सले ने इनको रासायनिक संदेशवाहक कहा था। और जो सिक्रेटिन था, सिक्रेटिन वही पहला हार्मोन था जिसको सबसे पहले खोजा गया था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके ग्लैंड से रिलेटेड हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अंतर है आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स में, क्योंकि इसको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हार्मोन जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न करने वाले रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं ये। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस हैं मेन मेन, इनको इस टेबल के जरिए हम लोग देखेंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या क्या अंतर है। तो हार्मोन का जो आणविक भार होता है, एटॉमिक वेट, वो कम होता है, लेकिन एंजाइम का जो एटॉमिक वेट होता है वो ज़्यादा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के जरिए हार्मोन निकलते हैं और बहिस्रावी के जरिए एंजाइम्स निकलते हैं, ये पहले ही पढ़ लिया। जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन, पेप्टोन्स, पेप्टाइन्स, अमीनो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं। तो इनमें कुछ अपवाद भी मान लीजिए, राइबोजाइम है उनको अपवाद मान लीजिए, ये आरएनए का बना होता है। बाकी जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स के होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो हैं कई होते हैं, ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइन्स और अमीनो के या स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। हार्मोन की बात करें तो इनका फिर से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पुनः प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तो विघटित हो जाते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया सकता। एंजाइम जो होते हैं रासायनिक क्रियाओं के पश्चात ये पूर्ववत बचे रहते हैं और इनका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। अब जो हार्मोन होते हैं ये उपापचयी जो आपकी क्रियाएं हैं उनमें सीधे भाग नहीं लेते हैं, तो एंजाइम्स भी सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन उनको उत्प्रेरित करते हैं ये। और अभी बात ये क्लियर ही हो गया कि इनका श्रावण जो होता है हार्मोन का वो केवल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं, जबकि एंजाइम का श्रावण जो होता है शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर जो आपका दिया था कि डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वो उसको डिस्कस किया गया है। अब मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो पहले तो ये नाम ही इम्पॉर्टेंट हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के।
जो मिक्स्ड वाला है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मेनली बहिस्रावी अंतःस्रावी को ही बांटा जाता है, तो अंतःस्रावी में कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएंगी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो उसमें हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय और जननन। देखिए इन सब के काम बहुत सारे हैं और ये आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन रखते हैं, मतलब ये आपकी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये आपकी रासायनिक विक्रियाओं में। तो इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को और पैराथायराइड ग्रंथि को। बाकी जो हैं इनको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप डिटेल में इसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीयूष ग्रंथि। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप इसको ऐसे जान लीजिए कि इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत सारी ग्लैंड्स पर अपना नियंत्रण रखती होगी, है ना। तो अब कौन कौन सी हैं वो, तो पहले थोड़ा इसके फैक्ट को देख लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, इसको जान लेते हैं, तब थोड़ा समझ पाएंगे कि इसके बाद इसका कंट्रोल कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये कहाँ पाई जाती है, तो आपके जो सर की जो कपाल की स्फिनाइड हड्डी है उसमें एक है सेल टर्सिका। सेल टर्सिका नामक बोन मैरो में ये होती है। तो ये जो है जो हाइपोथैलेमस होता है, जो आपके भूख का प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, तो उसके जरिए एक स्टार्क के जरिए वहाँ से जुड़ी होती है। तो मतलब ये आपके कहाँ है, सेल टर्सिका नामक बोन मैरो में ये होती है। और ये करती क्या है, मतलब कैसे इसका नाम मास्टर ग्लैंड पड़ गया, तो एक्चुअली ये जो है जो दूसरी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनसे जो लिक्विड निकलता है उसको सबको कंट्रोल करती है और व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास, इन सबको नियंत्रित करती है। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। अब पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, केवल पीयूष ग्रंथि से बात कर रहे हैं। अभी जो हमने 8 बात करी थी उसमें हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि की। उसके बाद थायराइड की बात करेंगे, थायराइड ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि में देखिए कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो ये एक अपने आप में ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसको कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कौन सा होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। किसके जरिए स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के जरिए। अब इसका मतलब समझिए कि जब ये वृद्धि हार्मोन, इसका नाम ही है, तो शरीर की सामान्य संतुलित वृद्धि करना इसका काम होगा। अब ये अगर कम होगा तो समझ लीजिए कि जब अल्पश्रावण होगा तो विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको लेकर के जो रोग के नाम आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब ये आपका सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, जब इसका अल्पश्रावण होगा या इसका अतिश्रावण होगा तो क्या क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं, मैंने इसको ये थोड़ा सा छोटा भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए आपको 4 रोग के नाम याद रखने हैं, बौनापन, साइमन रोग, अतिकायिकता और एक्रोमेगेली। अब इनको समझिए। देखिए अगर जो ये आपका सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जब ये इसका स्रावण कम हो जाएगा यानी कि मात्रा में कम होगा तो बच्चों में अलग रोग होगा और वयस्कों में अलग होगा। बच्चों में बौनापन हो सकता है, वयस्कों में साइमन रोग हो सकता है। ये साइमन रोग क्या होता है, तो साइमन रोग में रोगी पतला व उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है, ठीक है। और बौनापन तो आप समझ ही रहे हैं कि उसकी हाइट जो है कम हो जाएगी। तो ये अल्प श्रवण यानी कि जब उसका कम श्रवण होगा तब। और अगर ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, तब क्या होगा, अगर वो बच्चे में ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर गिगैंटिज्म हो सकता है, अतिकायिकता हो सकती है। क्या होता है मतलब वो ज़्यादा अपने शरीर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा, मतलब उसके विकास जो है वो अधिक हो जाएगा, सामान्य व्यक्ति से अधिक होगा। अगर वयस्कों में इसकी वृद्धि हो गई तब क्या होगा, क्योंकि तब तो वृद्धि हो चुकी होती है शरीर की, तब जो है इसका जो है जो अतिश्रावण होगा उसको, जो उससे रोग होगा उसको होगा एक्रोमेगेली। ये एक्रोमेगेली है क्या, तो एक्रोमेगेली में टांगे हाथ जो है वो लंबे हो जाते हैं और चेहरे में थोड़ी बनावट चेंज हो जाती है, जैसे कि कहा जाता है कि गोरिल्ले की तरह उसका फेस हो सकता है। तो ये रहा आपका पहला जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है उसकी वजह से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका नाम याद रखेंगे, अल्पश्रावण से बौनापन और साइमंड है, मतलब छोटे और बड़े का याद रखिएगा, और जब ज़्यादा हो तो भी छोटे बड़े में याद रखिएगा कि अतिकायिकता और एक्रोमेगेली होगा। अगर ये क्रम याद रहेगा तो भी आप अपना आंसर सही करेंगे। अब यहाँ पर आपको कई मिलेगा, जैसे TSH। TSH क्या है, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, एक्चुअली मैंने कहा था कि ये मास्टर ग्लैंड होती है ना, तो ये थायराइड ग्रंथि पर भी कंट्रोल करती है। तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ये आपको कहीं में मिलेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो बाकी जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है श्रवण के लिए, ठीक।
अब ACTH क्या है? तो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या है? ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और ये एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। मैंने कहा ना कि अभी देखिए थायराइड से वो किया, थायराइड से कौन सा किया? TSH किया। अभी एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा करेगा? तो ये ग्रंथि एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या होता है? इसका श्रावण कब होता है? कब ऐसा करता है उसको प्रेरित? देखिए आपके शरीर में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए या सदमावस्था हो, ऐसे में मैक्रोफेज कोशिकाओं को भी ये उत्प्रेरित कर देती है कि WBCs द्वारा इंटरल्यूकिन 1 स्रावित किया जाता है। तो खास तौर से याद रखना है कि जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए तब जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है कि वो जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन यानी कि जो ACTH है इसको ये स्रावित करे, जिससे कि उसकी ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो सके। तो बहुत साइंटिफिक तरीका है ह्यूमन बॉडी का कि कोई भी कमी ज़्यादा होने पर बॉडी उसको एक बार एडजस्ट करती है और यही सब ग्लैंड्स होती हैं जो उनको एडजस्ट करते हैं। आइए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, या आम जनमानस में काफ़ी इसको देखा जाना सुना भी जाता है। और ये खास तौर से इसको देखें तो ये महिलाओं में अंडाशय पुटिकाओं के विकास और अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो कौन सा हार्मोन का नियंत्रण? एस्ट्रोजन। अगर पुरुषों की बात करें तो ये हार्मोन जो है विष्णु में शुक्राणु निर्माण को भी प्रेरित करता है। LH की बात करें तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये भी महिला पुरुष दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ल्यूटियोट्रोपिन होता है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन जब निकलता है तो उसके साथ मिल करके जो अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, ये कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए और जो गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब प्रेगनेंसी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ल्यूटियोट्रोपिन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। और किसके जरिए स्रावित होता है? तो वही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। और अगर पुरुषों की बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है, या फिर जो उनके टेस्टीज होते हैं उनके भी विकास के लिए भी ये इसमें प्रेरित करता है। तो ये रहा आपका जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रोलैक्टिन। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तो समझता हूँ कि जितनी बार मैं एग्ज़ाम देता हूँ एक बार इसको पढ़ता ज़रूर हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल कहीं भी आप ये ना सोच के बैठें कि हमें बिल्कुल समझ में आ गया है, इसको आप एक बार रिवाइज़ करके ही जाएँ। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन जो होता है तो इसको मैमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये आपके जो जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को ये उत्प्रेरित करता है। तो महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को ये प्रोलैक्टिन जो है प्रेरित करता है। इसके बाद आपका आता है एक मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। जो मेलानोसाइट है ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये त्वचा के रंग से संबंधित होगा। तो मनुष्यों में, जंतुओं में दो तरीके से ये मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन हो सकते हैं। तो मनुष्यों में ये त्वचा पर रंग, तिल, चिकत्ते इनका कारण बनते हैं ये, और जंतुओं में जो उनके त्वचा का रंग होता है वो यही डिसाइड करते हैं मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। अब वासोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है? ADH। देखिए इसका बड़ा महत्व है और इसको आप समझिए कि जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं इसका प्रयोग बहुत करते हैं और अक्सर कर ऐसी समस्याएं जब कभी आती हैं तो ये जो ADH है कृत्रिम रूप से दिया जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है? तो जो आपका ये मूत्र का सांद्रण है उसका कार्य करता है। जैसे कि अगर वैसोप्रेसिन के अल्प स्रावण, अगर यानी कि कम उसका स्रावण हुआ वैसोप्रेसिन का, तो क्या होगा कि जो आपका यूरिन है उसकी मात्रा और उसकी तनुता जो है बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका डायूरिसिस या पॉलीयूरिया हो सकता है, यानी कि मूत्राधिक्य हो सकता है, बार बार आपको टॉयलेट आ सकती है। तो अथवा डायबिटीज़ या इंसिपिंडस भी इसका नाम दिया जा सकता है। इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा ऐसा होगा तो भाई बॉडी में जो पानी है वो कम हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ये तो खतरनाक है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या होगा कि आपको जो आर्टिफिशियल ADH है यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो आपको ADH कृत्रिम रूप से आपको दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है पिट्रेसिन। तो यही पिट्रेसिन उसको पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको दिया जाएगा, तो जिसके ज़रिए फिर उसको उसका उपचार किया जा सकता है। अब एक सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन न केवल विवादों में है बल्कि इसका पर्यावरणीय महत्व भी है और इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं, इसलिए इसको अक्सर कर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में इसको रखिएगा। ये क्या होता है? तो ये हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, उनके संकुचन को प्रेरित करता है। जो आपका लेबर पेन होता है महिलाओं में, तो गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इवन जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि शिशु के जन्म के बाद
जो दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव को मतलब प्रेरित करने का कार्य होता है वो भी ऑक्सीटोसिन के जरिए होता है। क्यों इतना विवादों में है ये? तो जो अभी गाय भैंस थन से दूध उतारने के लिए जो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो इंजेक्शन कुछ नहीं, यही ऑक्सीटोसिन है। ये तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं और जो कि गलत है, उसका दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। तो उसके जरिए वो गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है और सभी का मानना भी है कि पूर्णतः गलत है। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है पीने वाले पर भी और जानवरों पर भी। एक खास बात और भी है कि इसको आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। तो लव हार्मोन किसको कहते हैं? आपका ऑक्सीटोसिन है। क्यों? क्योंकि माँ और शिशु के बीच जो संबंध होता है देखभाल का या फिर वात्सल्य का या फिर जो आपके मानव संबंध हैं, उनको गढ़ने में ऑक्सीटोसिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन और अक्सर कर आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस जो है पहले ही बताया था, इसको जब पढ़ रहे थे हम लोग, जब कपाल वाला, तो उसमें पढ़ रहे थे कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस वो शरीर ताप, भूख तथा प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण या शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। इसके जरिए 9 ऐसे हार्मोन तत्व होते हैं जो स्रावित किए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और ये पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन के श्रावण को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास, समस्थैतिकता जो है तथा उपापचय पर सभी का नियमन या समन्वय करते हैं। और एक खास बात यह है कि जो हाइपोथैलेमस है उस जो ये पीयूष ग्रंथि से अलग होकर के इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकती है। तो ये रहा पूरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपका पीयूष ग्रंथि है उससे संबंधित जो हार्मोन थे उनके बारे में हमने बात की। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी बात करी। तो हमने सबसे पहले बात करी ग्रोथ हार्मोन की, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद बात करी हमने TSH की, ACTH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करी, लुटिनाइजिंग हार्मोन की बात करी, प्रोलैक्टिन की, मेलानोसाइट, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस, इन सब की हमने बात की आपके इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में, पीयूष ग्रंथि में। अब जो दूसरा हमारा था थायराइड ग्रंथि, उसको पढ़ेंगे। अवटु ग्रंथि भी इसको कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, इसको समझते हैं। इसको भी लेकर के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है? तो आप अपने गले में देखें तो जो श्वास नली है उसके दोनों ओर ये स्थित होती है। तो 2 लोब सी बनी होती है। और सबसे इसकी खास बात क्या होती है, जैसे आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो उसी तरीके से जो ये आपकी थायराइड ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो छोटी बड़ी आपको दोनों पता चल जाता है। तो 2 मुख्य कोशिकाएं हैं, 2 तरीके के हार्मोन निकालते हैं। एक थायरॉक्सिन T4 होता है और एक है ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3। T4 T3 का ये श्रावण करती हैं। अब थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। इसका मुख्य कार्य होता है बुद्धि को नियंत्रित और शरीर का विकास करना। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए एक होता है थायरोट्रोपिन TSH। ये TSH को भी आपने पढ़ा था ना, ये TSH क्या था? तो TSH वही था, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन इसको करता है श्रवण? तो वही जो पहले पढ़ा था पीयूष ग्रंथि। तो इसको ये प्रेरित करता है। अगर ये कम हो जाए, थायराइड जो है, अगर इसमें से जो श्रावण होता है अगर वो कम हो जाए, अल्पस्राव हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से रोग की संभावनाएं बनती हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सभी इन सारे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कितनी बार कहूँ, ये तो पूरा चैप्टर ही है। तो क्रिटिसिज्म, मिक्सोडीमा और घेंघा रोग 3 प्रमुख हैं जो आपके जो थायराइड हार्मोन के अल्पस्रावण से होते हैं। तो क्रिटिनिज्म क्या होगा? क्रिटिसिज्म शायद मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। तो क्रिटिनिज्म जो होगा वो बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से उत्पन्न होता है। इसके कारण मंद बुद्धि या बौनापन होता है। मिक्सोडीमा की बात करें तो ये वयस्कों में होता है। और जब थायरॉक्सिन के अल्पस्राव होगा तो क्या होगा कि ये धीमी हृदय धड़कन, निम्न शरीर ताप, पेशी थकान, ये सब मिक्सोडीमा में हो सकता है। घेंघा रोग की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और जब आयोडीन का उन्हें प्रॉपर डोज दिया जाता है तो इससे उनको निजात मिल जाती है। अब अगर मान लीजिए थायरॉक्सिन का अतिस्राव हो गया, ज़्यादा श्रावण हो गया, तो क्या क्या रोग देखने को मिलते हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थायराइड के तो सारे पे क्वेश्चन लगभग बन चुके हैं और अक्सर कर रिपीट होते रहते हैं। तो इनसे ग्रेप्स या एक्साल्फैथिक घेंघा रोग कहते हैं, यानी कि घेंघा रोग का जो दूसरा है अपोजिट। जब कमी होती है तो घेंघा रोग होता है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे ग्रेप्स या एक्स ऑप्थैल्मिक घेंघा रोग कहेंगे। इसमें क्या होगा कि आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं और उपापचय दर बढ़ जाती है। जो पैरापुटी कोशिकाएं होती हैं, सी सेल्स, तो एक आयोडीन रहित हार्मोन कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण करती हैं।
फिर क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रुधिर में यानी कि ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है। एक अक्सर कर रोग पूछा जाता है एग्ज़ाम में, थायराइड से ही रिलेटेड है और ये कई बार पूछा गया है और अक्सर का रिपीट भी होता है, वो है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या है, तो अनुवांशिक कारणों, लिंग हार्मोन्स, आयोडीन के अत्यधिक सेवन, संक्रमण, कोई भी कारण हो सकता है। तो इनके कारण थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको, जो ये हार्मोन होते हैं इनको शरीर का पदार्थ न मान करके उनको विष पदार्थ मानने लगता है। तो भाई जो आपका इम्यून सिस्टम है जिसको विष मानने लगेगा तो क्या करेगा, उसके लिए एंटीजन बनाने लगेगा। तो जब उसको एंटीजन मानने लगेगा तो एंटीबॉडीज़ बनने के बाद उनको मारने लगेगा। तो ऐसे में वो थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हाशिमोटो रोग को कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। और ये अनियमितताएं जो होती हैं मैक्सिमम केसेस में ये फीमेल में ज़्यादा होती हैं, ऐसा स्टडीज़ में आया है। जो एडम एप्पल है, ये इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो एडम्स एप्पल है, अबटू उर्दर्द, ये क्या है, तो तकनीकी रूप से स्वर यंत्र है जो आपके गले के पास में एक उभार होता है। तो ये दोनों में पाया जाता है और ये पुरुषों में काफ़ी स्पष्ट दिखाई भी देता है। ये थायराइड उपास्थि जो गर्दन को घेरे रहता है के ऊपर एक उभार होता है, एडम्स एप्पल। तो ये रहा हमारा पूरा थायराइड का। अब एक छोटा सा और देख लेते हैं लास्ट आज का, वो है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपके थायराइड से ही लगा होता है और आप अगर इसको इमेज में देखें तो जहाँ आपकी थायराइड है उसी से लगा हुआ पैराथायराइड भी होता है, पीटीएच बोलते हैं इसको, पैराथायराइड हार्मोन। इसको कालिफ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है जो ब्लड में आपके कैल्शियम की मात्रा है उसका नियमन करना होता है। कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम जो है आपकी हार्ट बीट से भी रिलेटेड होता है। अगर इसका अल्प श्रावण होगा तो क्या होगा कि अल्प श्रावण से कंकाल पेशियाँ जो है उनमें ऐठन, जकड़न, कंपन होने लगेगा और फैलाव की क्षमता कम हो जाएगी। इस रोग को नाम दिया गया है टिटेनी। अगर इसमें होता क्या है कि जो शरीर में रक्त में कैल्शियम का निम्न स्तर जो होता है उसके कारण ये हो सकता है। अगर ये इसका श्रावण ज़्यादा हो गया, जो आपकी ये पैराथायराइड हार्मोन है, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि हड्डियों में कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है। इससे हड्डियां पतली कमज़ोर हो जाती हैं और जो रोग होता है उसको नाम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 3 ग्लैंड को देखा है जो आपकी एंडोक्राइन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क पे, और जो बाकी ग्रंथियाँ हैं उन पर भी हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि बायोलॉजी में यहीं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हैं ताकि आप उसको छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम वॉच, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी आप विजिट करें। वहाँ से आपको जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। और बाकी अगर आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पढ़ने हैं, इस बुक के पढ़ने हैं या फिर मेरे क्लास रूम लेक्चर्स पढ़ने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। मोर देन 300 वीडियोज़ हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।